राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो कल हमने कई चीजें हम पढ़ रहे थे और अब उन चीजों पे थोड़े से सवाल भी करेंगे और दो नई चीजें और ऐड करेंगे। कल हमने द माइबर परमे के बारे में सुना, ठीक है, आइलर फॉर्म के बारे में सुना, तो कई नई नई चीजें हमने सुनी और कुछ उनके बारे में पढ़ा भी, कुछ इक्के दुक्के सवाल भी सॉल्व किए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। तो कल हमने जो पढ़ा उस पे आ जाते हैं। ये लो, ये रहा एक सवाल। जो कल वाला जो हमने पढ़ा है उस पे एक सवाल ले लेते हैं। कल जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर, कल हमने क्या क्या पढ़ा था पहले उसका बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें। कल हम मिले आयलर फॉर्म से कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को e की पावर आइटा थीटा भी कहते हैं। ये वही होता है, e की पावर आइटा थीटा ही cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। इसको और छोटा करके अगर आप लिखना चाहें तो e की पावर आइटा थीटा करके भी लिख सकते हैं। इसे आयलर फॉर्म भी कहा जाता है। फिर हमने एक चीज पढ़ी द माइबर प्रमेय, और ये आप लोगों को मैंने बताया कि जो ध्रुवीय रूप है, ध्रुवीय रूप के क्या फायदे हैं। उन फायदों में से एक फायदा आपको ये गिनाया कि अगर ध्रुवीय रूप में आप बदल लेते हैं तो गुणा करना बहुत आसान हो जाता है। गुणा करना आसान हो जाता है, गुणा करना और भाग देना दोनों आसान हो जाता है। और उसके अंदर फिर ये हमने द माइबर प्रमेय के बारे में जिक्र किया कि द माइबर प्रमेय आपकी पावर को भी इतना आसान कर देती है जैसे आप सिर्फ पावर को सीधा कोण में ले जाके गुणा करने जैसा हो जाता है। एन पावर है, एन पावर जाके कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा टाइप से हो जाती है। तो बहुत बहुत आसान चीजें हो जाती है। ठीक है, चलो आओ फिर अब कुछ और चीजें ऐड करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है द माइबर पे, पहले चलो द माइबर पे एक दो सवाल कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, इक्के दुक्के छोटे छोटे सवाल द माइबर पे भी कर लेते हैं और आइलर फॉर्म पे भी कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ध्यान से सुनो, समझो, देखो। ये रहा आपका सवाल। y बराबर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये y का मान है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ y प्लस 1/y का मान कितना होगा। अगर y जो है वो बराबर है आपका, y बराबर है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और सवाल पूछ रहा है कि बताइए y प्लस 1/y कितना होगा। अब यहाँ पे आप देखो कि द माइबर प्रमेय कैसे काम कर सकती है, द माइबर प्रमेय कैसे काम कर सकती है, और करके दिखा दो। द माइबर प्रमेय का सवाल है ये, और द माइबर प्रमेय इसमें कैसे काम करेगी वो लगा के दिखाओ। शाबाश। y बराबर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, y प्लस 1/y। तो y प्लस 1/y का मतलब हुआ y प्लस 1/y का मतलब हुआ y की पावर -1। 1/y, 1/y मतलब y की पावर -1। y का मान cos थीटा आइटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा -1।
कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -1। अब ये -1 है, अब हम दे माइबर पर में लगाएंगे। दे माइबर परमे के अनुसार आप माइनस पावर जो है, जो भी पावर है चाहे वो कुछ भी होती, कोण के साथ गुणा हो जाती है। ये लो, ये दे माइबर पर में लग गई, ये दे माइबर पर में लग गई। कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कॉस पर माइनस का फर्क, अगर कॉस में कोण माइनस का हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन में कोण माइनस का हो, बीच में प्लस का चिन्ह, कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन में माइनस का फर्क पड़ता है, तो माइनस आगे आ जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस में अगर कोण माइनस का हो तो ये कॉस थीटा के बराबर ही होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा में अगर माइनस हो कोण तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे आप, तो ये हो गया, ये होने के बाद ये रहा आइटा साइन थीटा, ये आइटा साइन थीटा, प्लस और प्लस, माइनस प्लस कट गए, कॉस और कॉस कितना हो गया, 2 कॉस थीटा हो गया, ये आपका आंसर आ गया 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने कौन सी लगा दी, दे माइबर परमे का उपयोग कर दिया, और ये हो गया दे माइबर परमे से ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, वो कट गया, कॉस कॉस 2 कॉस हो गया, 2 कॉस थीटा हो गया। अच्छा, अगर यही सवाल सेम सवाल होता, अब ध्यान दीजिए और बताइए कि अगर यही सेम सवाल होता, सेम टू सेम, बस खाली हम चेंज करते, इसमें एक नया क्वेश्चन बनाते, वो ये होता कि y की पावर n प्लस 1/y की पावर n होता, अब इसका उत्तर क्या होता, तब क्या होता, y की पावर n प्लस 1/y की पावर n, तो ये क्या होता, तब आंसर क्या आता। तो आपका सेम आंसर आता, सेम बिल्कुल, बस खाली थीटा की जगह 2 कॉस थीटा की जगह आ जाता एन थीटा। अच्छा, ये एन थीटा क्यों आता, देखो, अगर एन पावर होती तो एन पावर यहां भी आती, यहां माइनस एन पावर आती, एन पावर आगे आती तो कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा हो जाता, यहाँ पे कॉस माइनस एन थीटा माइनस साइन आइटा एन थीटा, माइनस बाहर आ जाता, ये दोनों कट जाते, कॉस एन थीटा 2 कॉस एन थीटा हो जाते, 2 कॉस एन थीटा बन जाते, तो बस बाकी सब वही रहता, थीटा एन थीटा हो जाता, थीटा एन थीटा हो जाता। तो अब हम यहाँ पे सीख गए हैं, समझ गए हैं कि अगर y प्लस 1/y है, y प्लस 1/y है, तो इसका उत्तर आएगा 2 कॉस थीटा, लेकिन अगर y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर है तो इसका उत्तर आएगा 2 कॉस 2 थीटा। अगर यहां पर ही y क्यूब प्लस 1/y क्यूब है तो बाकी सब सही चलेगा, कॉस 3 थीटा आ जाएगा। सिमिलरली डैश डैश डैश, अगर हम y की पावर n प्लस 1/y की पावर n पे जाएं
तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 cos n थीटा। आइलर परमे नहीं है, आइलर रूप है, आइलर रूप है। आइलर रूप बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, चीज वही की वही होगी। आइलर फॉर्म तो चीजों को लिखने का एक तरीका है, वो कोई परमे नहीं है। परमे तो दैम आइबर है, ठीक है ना। अब आप इसे आइलर फॉर्म में ई की पावर आइटा थीटा में लिख लें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको बदल के वो बन जाएगा। अगला सवाल, ये बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, सदियों से आ रहा है ये सवाल। इसको अच्छे से देखेगा, बहुत सारे पेपरों में भी आया हुआ है, बहुत सारे पेपरों में ये सवाल आया हुआ है। और आपको आपकी जो नॉर्मल बुक्स होती है बोर्ड की, उनमें भी ये सवाल मिल जाएगा और काफी बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। बहुत प्यारा सवाल है, हम पढ़ते थे तब भी आता था ये, क्योंकि ये हमसे भी ज्यादा बूढ़ा है। अब ये क्या कह रहा है, पहले सवाल की भाषा समझो। सवाल कह रहा है कि आप इसमें x1 निकाल ले, x2 निकाल ले, मतलब r का मान 1 रख के x1 निकाल ले, फिर r का मान 2 रख के x2 निकाल ले, फिर r का मान 3 रख के x3 निकाल ले, x4 निकाल ले, और फिर सबकी गुणा कर दे, सबकी x1 x2 x3 सब निकाल कर गुणा कर दे। तो बताइए कि सारी गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, क्या मान आएगा। हिंट आपको दिया हुआ है, जो बीच में काम आएगा उसकी मदद आप ले सकते हैं। बहुत पुराना सवाल है ये, बहुत 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 पुराना है, मैं बता रहा हूँ मुझसे भी पुराना है। तो इसमें क्या करना है, आ जाओ, कर लिया वो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर भी याद है मुझे, -1 आता है, इसका उत्तर -1 आता है। तो ये अच्छे सवाल होते हैं ना, उनके उत्तर याद हो जाते हैं, क्योंकि बार बार निकालते हैं तो याद हो जाते हैं। तो इसका उत्तर आता है -1। हाँ, तो अब आपको करना क्या, आ जाओ मेरे साथ। पहले r का मान 1 रखो, r बराबर 1 रखने पर आपको x1 मिल जाएगा, क्योंकि r का मान 1 रखेंगे, r का मान 1 रखने पर ये आ जाएगा x1 cos पाई बटा r, पाई बटा 2, r का मान 1 हो चुका, प्लस आयटा साइन ये पाई बटा 2 हो चुका। फिर आप r का मान 2 रखेंगे, फिर x2 आ जाएगा, वो आ जाएगा cos पाई बटा 2 की पावर 2 प्लस आयटा साइन पाई बटा 2 की पावर 2, ये x2 आ गया। फिर x3 निकाल लो, दो की पावर 3, r का मान 3 आ जाएगा, r का मान 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, और ये आते चले जाएंगे। ये x4 x5 x6 x7 एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। अगर अब इनकी गुणा करूं, इन सब की गुणा करूं, तो ऑब्वियसली बात है सब के सब धुरी रूप में है, तो गुणा करना मतलब सिर्फ कोण जोड़ने जैसा है। इन सब की मैं गुणा करूं तो क्या आ जाएगी, कॉस कॉस के कोण जुड़ जाएंगे, साइन साइन के कोण जुड़ जाएंगे, तो कॉस के कोण जुड़ गए, तो पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2 की पावर 2 प्लस पाई बटा 2 की पावर 3 एंड डैश डैश।
ये कॉस के कौन जुड़ गए, क्योंकि ध्रुवीय रूप में जो गुणा होती है वो ऐसी होती है, कॉस के कौन जोड़ दो, साइन के कौन जोड़ दो। ये आपका आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये देखो, ये लग गया, ये गुणोत्तर श्रेणी लग रही है, लग रही है। एक की जगह पाई बटा 2 है, एक की जगह पाई बटा 2 है, फिर 1/2 से गुणा होकर ये आगे बढ़ रहा है, 1/2 से गुणा होकर, 1/2 से गुणा होकर ये आगे बढ़ रहा है। ए का मान हो गया पाई बटा 2 और आर का मान आ रहा है 1/2। जैसे ए गुणा हुआ आर से, ए आर हो गया, फिर आर से गुणा हो गया, तो पहला पद ए, जहां से ये शुरू हुआ है वो है आपका ए, और फिर ये कंटिन्यू आर से गुणा होकर आगे बढ़े जा रहा है। तो पता करना होता है ए कितना है, आर कितना है। ए जहां से शुरू हुआ है वो तो ए है, जहां से शुरू हुआ है वो तो ए है, ये ए हो गया। फिर जिससे गुणा होकर आगे बढ़ रहा है वो है 1/2, 1/2 से गुणा करते जाओ और अगला पद आता जाएगा। ए और आर का मान मिल गया, तो इसका जो जोड़ है वो इससे आ जाएगा। कॉस ए का मान पाई बटा 2 बटा 1 माइनस आर का मान 1/2। यही चीज सेम वहां पर है। ठीक है, लघुत्तम ले लो, 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा। ठीक है, कॉस पाई का मान होता है -1, साइन पाई का मान होता है 0। कॉस पाई का मान -1, साइन पाई का मान 0, तो ये आ गया -1 और ये 0 हो गया, तो आंसर आ गया -1। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, इसका भी एक नया वेरिएंट आया है, जो आपको अगर कोई एसआर श्रेणी में देखोगे तो एसआर श्रेणी में मिल जाएगा, वो भी मैं करवा देता हूँ। उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, यही रखा गया, बस यहाँ पर पाई बटा 3 की पावर n, 2 की जगह 3 कर दिया गया। अब इस सवाल को आप ट्राई करो और बताओ कि अब क्या होगा। बस सेम है, खाली जहां 2 आया करता था वहां 3 कर दिया। अब पूछ रहा है कि x1 गुणा x2 गुणा x3 से लेकर अनंत तक गुणा किया जाए तो क्या आएगा। ऑप्शन है आप लोगों के 1 -1 आयोटा डी माइनस आयोटा। चलो करके बताओ उसको, ये थोड़ा सा बदलाव करके आया। ये 2 सवाल है, एक तो ये 2 वाला है जो मैंने भी आपको करवाया है, एक ये 3 वाला है बस। क्या कर रहे हो यार, गलत कर रहे हो आप लोग, करके देखो ना यार, करके देखो, यूं ही
यूं ही चला रहे हो, यूं ही चला रहे हो। करके देखो एक बार, सीधा उत्तर मत दो यार, सीधा उत्तर मत दो। हे प्रभु सुन लो मेरी बात, सीधा उत्तर मत दो, एक बार निकाल के उत्तर दो, उत्तर निकाल के दो। उसका उत्तर -1 आया तो इसका उत्तर भी -1 आ जाएगा। तो जो आप उत्तर निकालते हो वो प्रिंसिपल वैल्यू ही होती है, निकालनी नहीं पड़ती। आर्ग्यूमेंट का जो मान होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ही होती है। ये जो आप कोण निकालते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ही होती है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है मुख्य मान, इनको मुख्य मान कहते हैं। हद हो गई यार, कराने के बाद भी आप गलत करोगे। मैं क्या बदला है मैंने, एक बार बताओ। वही सवाल मैंने सेम का सेम लिया, खाली 2 की जगह 3 कर दिया। अब 2 की जगह 3 करूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, लघुत्तम 3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा। cos 90 प्लस आइटा साइन 90 आ जाएगा। cos 90 का मान 0 हो जाता है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो आइटा उत्तर आएगा। कोई -1 दे रहा है, कोई +1 दे रहा है। अब सब आइटा देनी शुरू कर देंगे। अब मैंने आइटा दे दिया, अब सब आइटा देना शुरू कर देंगे, वरना कोई +1 दे रहा है, कोई -1 दे रहा है, कोई माइनस आइटा दे रहा है। x1 गुणा x2 गुणा x3, ये हो जाएगा cos, सारे गुणा होंगे, ये हो जाएगा π/3, कोण कोण जुड़ जाएंगे, ऐसे ही साइन के कोण जुड़ जाएंगे। वही सूत्र लग जाएगा, ए का मान आर का मान, ए बराबर π/3, आर का मान 1/3। ए की जगह π/3 माइनस आर की जगह 1/3 प्लस आइटा साइन π/3 माइनस 1/3। ये π/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, पलटने पर 3/2 हो गया, प्लस आइटा साइन π/3 हो गया, पलटने पर 3/2 हो गया, 3 से 3 कट गया, cos 90 आ गया, cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2, cos 90 का मान होता है 0 प्लस आइटा साइन 90 का मान होता है 1, तो उत्तर आ गया आइटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दैम आइबर प्रमेय की सहायता से हमें ये चीजें सॉल्व करनी है।
अब ये देखो 1 प्लस आइटा अंडर रूट 3 है, उसकी पावर 100 पावर करनी है। तो ये बात मैं आपको बता चुका कि इतनी बड़ी बड़ी पावर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर दैम आइबर पर में ना होती तो इतनी बड़ी पावर को किसी भी हाल में हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा हो गया x प्लस आइटा वाई, और 100 पावर खोलने का मतलब है इनको 100 बार लिखना और गुणा करना, तो ये पॉसिबल होता ही नहीं। लेकिन भला हो दैम आइबर परमे का, जिसकी सहायता से आप पावर को खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन दैम आइबर परमे की भी दिक्कत ये है, दैम आइबर परमे की दिक्कत ये है कि दैम आइबर परमे जब आप लगाएंगे तो उससे पहले आपका सवाल पहले धुरी रूप में होना चाहिए, क्योंकि दैम आइबर परमे धुरी रूप पे लगती है। दैम आइबर परमे धुरी रूप पे लगती है, तो पहले आप अपने सवाल को धुरी रूप में चेंज करेंगे। तो जैसे अभी है, इसको ले लो और इसको धुरी रूप में चेंज करके वापस लेके आओ, इसको धुरी रूप में बदल कर वापस लाओ, ताकि दैम आइबर परमे लगा सके, क्योंकि दैम आइबर परमे धुरी रूप पे लगती है, तो इसलिए इसका धुरी रूप होना जरूरी है। और धुरी रूप बनाने के लिए हमें आर और थीटा निकाल के लाना होगा, आर और थीटा लाना होगा। तो 1 प्लस आइटा अंडर रूट 3, इसका धुरी रूप निकालना है। तो सबसे पहले आर निकाल लो, आर यानी मापांक, आर यानी मापांक, और उसके लिए हमें एक्स और वाई का मान चाहिए होगा। तो एक्स और वाई का मान यहाँ से एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर अंडर रूट 3 है, जिससे हमें मापांक मिल जाएगा, यानी आर मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जो कि 1 हो गया, अंडर रूट 3, 4, 4 का वर्गमूल 2। तो आर का मान हमें 2 मिल गया। अब हम निकालेंगे थीटा का मान। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो जो हमारा कोणांक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, कोणांक थीटा ही है, ठीक है ना। तो वो थीटा बराबर हो गया आपका tan इनवर्स वाई बटा एक्स। तो वाई का मान है आपका अंडर रूट 3, एक्स का मान है आपका 1, ये आ गया π/3, 60 डिग्री। तो ये मापांक आ गया और ये कोणांक आ गया। तो इसका धुरी रूप बन गया r cos थीटा, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। r का मान ये बन गया आपका धुरी रूप। अब ये धुरी रूप आपको यहाँ पर इसकी जगह पुट करना है, फिर उसके बाद ही आपके परमे काम करेगी। आ जाओ। तो ये आ गया आपका धुरी रूप, जो 2 cos π/3 प्लस आइटा sin π/3 की पावर 100। ये 100 पावर आपने अब लगाओ, अब 100 पावर आराम से सॉल्व हो जाएगी। देखो बाहर 2 है, 2 को तो 100 पावर देनी ही पड़ेगी, क्योंकि 2 आइलर परमे में नहीं आता, 2 दैम आइबर परमे में नहीं आता। तो 2 को अपना हिस्सा दो और बाहर भेज दो, 2 को तो अपना हिस्सा दो और बाहर भेज दो। अब लगाओ इनके ऊपर, क्योंकि जो दैम आइबर परमे है वो इनके लिए बनी है। तो पहले 2 को उसका हिस्सा दे दिया और उसको भेज दिया, तुम जाओ। अब इन पे दैम आइबर परमे लगाओ, तो 100 जो है वो आपके कोण के साथ गुणा हो जाएगा। तो जैसे ही कोण के साथ गुणा हुआ, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की पावर 100 कॉस 100 पाई बटा 3 प्लस आइटा साइन 100 पाई बटा 3। ये हो गया दैम आइबर परमे का कमाल, दैम आइबर।
अब ब्रैकेट खोल दो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अभी और बाकी है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसे सॉल्व करने के बाद इसके रियल भाग, इसका रियल भाग निकालो, इसका इमेजिनरी भाग निकालो, फिर दोनों का भाग दो। तो इसका मतलब पहले हम इसका वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग निकालने होंगे। तो ठीक है, ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलते ही ये वास्तविक भाग आ जाएगा और वो काल्पनिक भाग आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट कितना हुआ, ये z था, है ना, बराबर में देखो z था, ये तो ये z था। तो इस z का रियल पार्ट कितना हुआ, वास्तविक भाग वो जो बिना आइटा वाला है, ये रहा 2 की पावर 100 cos 100 पाई बाई 3। फिर हो गया रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका काल्पनिक भाग कितना हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया हमारा 2 की पावर 100 इंटू साइन 100 पाई बाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दोनों में भाग दो। ठीक है, भाग देते हैं। भाग देने के लिए कह रहे हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का भाग देना है। दो की पावर 100 से 2 की पावर 100 कैंसिल, कॉस बटा साइन कोट बन गया, कोट 100 पाई बटा 3। ये हमारा हो गया। लेकिन आंसर अभी तो नहीं आया, क्योंकि अभी जो आंसर आ रहा है वो संख्याओं में आ रहा है, ना कि कोट में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको छोटा करते हैं। कोण को छोटा करना, कोण को छोटा करना, बराबर कोट, इसे 2 पाई के गुणज में लिखें तो कितने 2 पाई आ जाएंगे, 33 पाई प्लस पाई बटा 3। ऐसे लिख सकते हैं, 33 पाई प्लस पाई बटा 3। लघुत्तम ले लो वापस, 33 या 99 और एक 100 पाई बटा 3 ही है, लिखने का तरीका चेंज हुआ है। अब 33 पाई बटा 3 कहां पे होगा, 33 पाई कहां होगा, पहले 33 पाई देखो कौन से क्वाड्रेंट में होगा 33 पाई। हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम ये होता है, जब हम एक चक्कर काटते हैं यहां तक आते हैं तो हम होते हैं पाई, फिर यहां आके हम हो जाते हैं 2 पाई, फिर यहां से वापस आते हैं तो हम हो जाते हैं 3 पाई, फिर यहां आके 4 पाई, 6 पाई, यहां 5 पाई, 6 पाई। हर सम पाई पे हम वहां पहुंच जाते हैं, विषम पाई पे हम यहां होते हैं। तो 33 पाई पे हम कहां होंगे, यहां होंगे। और 33 पाई में जब ये जुड़ जाएगा तो हम कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, हम यहां आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम पहुंच गए तीसरे क्वाड्रेंट में। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट का है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में कोट जो होता है, तीसरे क्वाड्रेंट का मालिक कौन है, ए, यहाँ पे सब मालिक है, यहाँ का मालिक साइन है, यहाँ का टेन है, यहाँ का कॉस है। तो यहाँ का मालिक टेन है, टेन का भाई, जब टेन मालिक है तो टेन का भाई कोट होगा, वो भी मालिक होगा। दोनों मालिक है, मालिक का मतलब प्लस है, तो ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। ये रहा कोट पाई बाई 3। कोट 60 का मान होता है हमारा, ये हो गया कोट 60, कोट 60 का मान होता है 1/√3। ये आपका आंसर है, कोट है का मान 1/√3। हाँ, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया।
कोट ही है तो प्लस रह गया, कोट ही है तो प्लस रह गया। आगे बढ़ते हैं और बड़ी पावर को सॉल्व करते हैं। ये लो, इसमें थीटा का मान बताओ। हाँ, ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, क्वेश्चन ये मत पूछा करो कि क्या क्या कर सकते हैं, बनाने के कई तरीके होते हैं, गणित में कोई एक तरीका नहीं होता चीजों को बनाने का। मैं एक तरीका पढ़ा रहा हूँ, किताब को दूसरा, कल भी मैंने बताया था कि किताब ऐसे निकालती है, ऐसे निकालती है, कैसे निकालती है, कई तरीके हो सकते हैं। कि मैथ्स की खास बात है कि मैथ्स में एक चीज के कई तरीके होते हैं। जब आप पढ़ाते हैं तो आपको एक तरीका बताते हैं, एक तरीका बताते हैं तो और भी तरीके हो सकते हैं। आप कोई दूसरी किताब उठाओगे उसमें कोई और तरीका मिल जाएगा, कोई और किताब में। तो बात ये नहीं कि तरीके कितने हैं, बात ये कि चीज तो एक ही है ना, बोला तो एक ही जा रहा है। अब बोला एक जा रहा है, उसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या इससे निकाला जा सकता है? बिल्कुल उससे निकाला जा सकता है। हाँ, अगर आपने कहीं भी किसी किताब में पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक तरीका है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी एक तरीका है ना। और सारे तरीके बताए नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि पता भी नहीं है कि जो हमें पता होता है वो हम बता भी देते हैं। बाकी अपनी अपनी किताबें अपने अपने हिसाब से यूज करती है। तो इस क्वेश्चन को आपको पहले धुरी रूप में लिखना है, फिर आपको थीटा का मान मिल जाएगा। धुरी रूप में लिखो, फिर आपको थीटा का मान मिल जाएगा। अब इसे लिखेंगे हम लोग, तो ये हो गया -1 प्लस, बताया था कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, है ना। ये बात शुरुआत के पहले लेक्चर में ही बताई थी कि जब भी अंडर रूट में माइनस आ रहा है तो आप उसे आयटा करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आयटा अंडर रूट टी, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हमें धुरी रूप बनाना है, तो इसका धुरी रूप बनाना है तो कोणांक और मापांक चाहिए होगा। तो ये रहा x का मान, ये रहा y का मान, r का मान अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 4 2, r का मान 2 आ गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर कोणांक निकालना है। कोणांक कितना होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x माइनस है और y प्लस है, x माइनस है और y प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोण होता है पाई माइनस थीटा, कोणांक होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा होता है tan इनवर्स मोड y बटा x। तो कोण निकाल लो, पाई माइनस tan इनवर्स y का मान अंडर रूट 3 tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस tan का मान अंडर रूट 3 होता है 60 डिग्री पे, पाई बाई 3, ये आ गया 2 पाई बाई 3। तो मापांक आ गया और कोणांक आ गया, दोनों आ गए। तो इसका धुरी रूप बन जाएगा हमारा -1 r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। मापांक और कोणांक दोनों मान रख दो, मापांक का मान है 2, कोणांक का मान है 2 पाई बाई 3। ठीक है। अब इसे आइलर फॉर्म में लिखना चाहो तो आइलर फॉर्म में लिख सकते हो, 2 e की पावर आयटा 2 पाई बाई 3, क्योंकि इसे आइलर फॉर्म में e की पावर आयटा थीटा कहते हैं। तो ये हो गया।
अब वहां से तुलना कर लो। क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर है r की पावर आयटा थीटा, ये बराबर है r की पावर r इंटू ई की पावर आयटा थीटा। तो r कितना हुआ 2, थीटा कितना हुआ 2π/3। और वैसे डायरेक्टली समझ जाओ तो हमसे कोणांक पूछे है ना, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। हमसे क्या पूछा, थीटा पूछा है। थीटा कौन है, कोणांक, यानी हमसे कोणांक पूछा है। बस कोणांक निकाल लो, बात खत्म। तू लंबा चौड़ा करे, सीधा कोणांक पे फोकस करो और कोणांक बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नई चीज जिसका नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी लास्ट तक इसका बड़ा दबदबा था, स्क्वायर रूट बहुत पूछा जाता था। स्क्वायर रूट बहुत पूछा जाता था, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वर्गमूल निकालना। तो ये फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। जैसे आप नॉर्मली रियल नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वर्गमूल होता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है और उसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वर्गमूल है वो आपको निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल आपको निकालना है, अंडर रूट जेड। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो x प्लस आइटा वाई है, तो बताना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ये रहा। ये थोड़ा फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, कई चीजें इसके अंदर है कंफ्यूज करती है। तो कैसे, ये लीजिए जेड है आपका, जो भी जेड है आपका, उस जेड का एक वास्तविक भाग होगा और एक काल्पनिक भाग होगा। वास्तविक भाग को हम ए कह रहे हैं, काल्पनिक भाग को बी कह रहे हैं। वास्तविक भाग को ए, काल्पनिक भाग को बी, और उसके मापांक को मोड जेड कह रहे हैं। तो ये सारे मान आपको इसमें डालने हैं। जैसे यहां से शुरू होगा, ये जो अंदर आपका नंबर है जेड, इसका वास्तविक भाग मान लो ए है, काल्पनिक भाग इसका बी है। वास्तविक भाग ए है, काल्पनिक भाग बी है। तो इसका जो मापांक है, इसका जो मापांक है वो मोड जेड मान लो। ए इसका रियल पार्ट हो गया, बी इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, मापांक इसका मोड जेड हो गया। तो ये ए बी और मोड जेड, ये तीनों पता कर लो और इस फॉर्मूले में मान डाल दो। इस फॉर्मूले में मान डाल दो, सवाल करेंगे तो भी अच्छी से समझ में आ जाएगी। एक बार इस पर थोड़ा फोकस करो खाली। ये देखो, ये अंडर रूट आ गया मोड जेड। जेड जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसका मापांक निकाल लो, प्लस जो उसका रियल पार्ट है वो जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, प्लस आयोटा, इसका मतलब है साइन ऑफ बी। बी का जो भी चिन्ह है वो यहाँ पे लगा दो। बी का जो भी चिन्ह है, बी अगर प्लस का है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस। याद है बी का चिन्ह, बी के चिन्ह का मतलब है ये जो बी है, बी के आगे क्या चिन्ह है, प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लगाना है, माइनस है तो आपको माइनस लगाना है, जो भी बी का चिन्ह है वो लगाना है। फिर अंडर रूट वापस जेड का परिमाण, मापांक, जो मापांक हो गया जेड का, माइनस रियल भाग बटा 2। यहाँ पर मापांक में रियल भाग को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। यहाँ मापांक में रियल भाग को घटाना है, 2 का भाग देना है। यहाँ जोड़कर 2 का भाग देना है, यहाँ घटा के 2 का भाग देना है। और फिर प्लस बीच में आयटा साइन ऑफ बी आ जाएगा, साइन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, आ जाओ एक सवाल दिखा देता हूं उसमें, जिससे समझ में आ जाए। मान लो 3 + 4 आयटा का आपको 3 - 4 आयटा ले लेता हूँ। 3 - 4 आयटा का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। 3 - 4 आयटा का स्क्वायर रूट निकालना है कि 3 - 4 आयटा का वर्गमूल कितना होगा। जैसे 25 का 5 होता है, 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है, 36 का 6 होता है। वैसे 3 - 4 आयटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका भी कोई ना कोई होगा, कॉम्प्लेक्स नंबरों में ही होगा, लेकिन क्या होगा। तो 3 - 4 आयटा का अंडर रूट हम कर रहे हैं, तो कितना आएगा। तो इसके लिए आप लोगों को पहला क्या क्या करना चाहिए, ए निकालना है ना। ए पता होना चाहिए, ए कितना है, बी का साइन कितना है और इसका मापांक कितना है। तो ए का मान आपके लिए हो गया 3, इसका मापांक कितना है, तो मापांक है इसका 3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 25 का 5, तो मापांक है इसका 5। अब ये सारे मान इस सूत्र में डाल दो। अंडर रूट मोड जेड 5 प्लस ए का मान 3/2
प्लस आइटा, बी का चिन्ह क्या है, माइनस का 1, बी का चिन्ह अंडर रूट z का मान 5 -3 बटा 2, 8 बटा 2 4 माइनस 5 -3 2 बटा 2 1 2 माइनस आइटा, ये स्क्वायर रूट आ गया 2 माइनस आइटा। अच्छा, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट उसे कहते हैं जिसका वर्ग करने पर आपको वापस वही नंबर मिल जाए, जिसका वर्ग करने पर आपको वही नंबर वापस मिल जाए। जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो जो वर्गमूल होता है उसका स्क्वायर करने पर अगर आप उसका वर्ग करोगे तो आपको नंबर वापस मिल जाएगा। तो ये इसकी पहचान होती है कि वर्ग करने पर अगर वही नंबर वापस आ रहा है, इसका मतलब वो वर्गमूल है। किसी नंबर का वर्ग करने पर, अगर आपको वही नंबर वापस मिल रहा है, तो फिर वो वर्ग करने पर अगर वो नंबर आपको वापस मिल रहा है तो समझ जाओ कि वो उसका वर्गमूल है। ठीक है, तो 2 माइनस आइटा को ले लो। अब हम इसे दूसरे तरीके से करें, सूत्र से ना करके हम इसी का वर्ग करके देखें। अगर ऑप्शन हमें दिए गए हैं तो ऑप्शनों का वर्ग कर सकते हैं, ऑप्शन दिए गए होंगे तो ऑप्शनों का वर्ग करके देख लो। ऑप्शनों का वर्ग करके देखो किस ऑप्शन का वर्ग हमारा सवाल वापस आ रहा है। तो अगर मान लो मैं इसका वर्ग करता हूं, स्क्वायर करने पर 2 माइनस आइटा का स्क्वायर, 4 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 4 आइटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया 4 आइटा स्क्वायर का मान -1 माइनस 4 आइटा, 3 माइनस 4 आइटा। देखो वापस आ गया। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि इसका वर्ग करने पर वो आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। इससे पता चल जाता है कि वो स्क्वायर रूट है ये नहीं। तो अब दो तरीके हो गए आपके पास। एक तरीका तो हो गया सूत्र से सीधा ही स्क्वायर रूट निकाल लो, दूसरा है बाय ऑप्शन दिए गए उनका वर्ग कर करके देख लो किसका वर्ग सवाल आ रहा है, किसका वर्ग करने पर वापस सवाल आ रहा है, वो उत्तर हो गया। तो दोनों में से जो ठीक लगे उसके साथ आप लोग जा सकते हैं। ट्राई करो एक सवाल, ये रहा हमारा एक सवाल, इसे ट्राई करो और बताओ कि इनमें से कौन है जो उसका स्क्वायर रूट है। एक तो अगर मेन तरीके से करें तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो है -8 6 आइटा, जिसमें हमारे ए का मान हो गया -8, जो हमें चाहिए ए का मान -8, और बी का जो साइन है, बी का जो चिन्ह है वो माइनस का है,
ये रहा माइनस, बी का चिन्ह माइनस का है, इसका मापांक 64 प्लस 36 100 का 10, इसका मापांक 10 है। ये हमारे तीनों मान आ गए और हमारा फॉर्मूला कहता है एक बार जोड़ो और आधा करो, घटाओ और आधा करो, जोड़ो और आधा करो, घटाओ और आधा करो। तो जोड़ो और आधा करो, तो 10 माइनस 8, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 बटा 2, बी का चिन्ह माइनस का है, ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 8 बटे 2 बराबर 10 माइनस 8 2 2 बटा 1 1 माइनस 18 18 3, तो ये आ गया 1 माइनस 3 आइटम। अच्छा, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि वर्गमूल दो आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन प्लस माइनस बीच वाले नहीं, आगे आगे प्लस माइनस, क्योंकि जब भी हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं, है ना, किसी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हम दो से लेते हैं, प्लस का 5 और माइनस का 5, जिसको आप लिखते हैं प्लस माइनस 5। तो ये जो आंसर आया है ये भी वर्गमूल है, तो वर्गमूल दो होते हैं, प्लस का और माइनस का, लेकिन वाला चिन्ह नहीं, बाहर वाले, बाहर के जो दो चिन्ह है वो प्लस माइनस होंगे, अंदर तो जैसा आना है वैसा ही आएगा, बस आगे प्लस माइनस के चिन्ह आ जाएंगे, ताकि ये पता चल जाए कि प्लस का भी एक उत्तर है और माइनस का भी एक उत्तर है। ठीक है, तो प्लस माइनस बाहर लगाने, बीच में नहीं लगाने, बीच में मत लगा देना। उत्तर तो यही रहेगा, प्लस माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि दो उत्तर आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? कौन सा कह रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल दो उत्तर आएंगे ना, दो उत्तर आएंगे, दो उत्तर आएंगे, तो वो दो उत्तर, ये 2 माइनस 8 आया, तो ये दो उत्तर आ जाएंगे, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस 2 माइनस आएटा, तो दो उत्तर आएंगे, तो जब प्लस का चिन्ह लोगे तो आपका यही का यही आ जाएगा, 2 माइनस आएटा, माइनस का चिन्ह लोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का आएटा, तो वर्गमूल दो आते हैं ना प्लस माइनस, इस वजह से वो दो उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। ये क्वेश्चन था, बाय ऑप्शन आपको वर्क करना है, ऑप्शनों का वर्क करो और देखो कौन सा उत्तर आ रहा है, जो आपके ऑप्शंस हैं उनका वर्क करके देखो कौन सा उत्तर आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ बाय ऑप्शन भी जो बता रहा था अभी, क्या बाय ऑप्शन कर सकते हो। यहाँ क्या कहा गया कि दो आयटा का वर्गमूल ए है, दो आयटा का जो वर्गमूल है वो ए है ना, तो वर्गमूल है तो वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो, वो ए हो जाएगा। तो एक तो आपका जो मेन तरीका है उससे निकाल सकते हो,
0 प्लस 2 आइटा किया, है ना। ए का मान पता किया, ए 0 है, बी 2 है, चिन्ह प्लस का है, मोड z 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 प्लस 2 2, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला जो है वो लगा दें, मोड z प्लस a बाई 2 प्लस आइटा b का साइन मोड z माइनस a बटा 2 और 2 उत्तर। बाहर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दो ताकि वो मिस ना हो कि 2 उत्तर आते हैं प्लस और माइनस। ये आ गया 2 2 बटा 2 1 प्लस b का चिन्ह प्लस का है, आइटा 2 माइनस 2, z का मापांक हो गया 2, a का माप 0, 2 बटा 2 1 आ गया। तो ये आ गया प्लस माइनस 1 प्लस आइटा, ये आंसर आ गया। पता ऐसे चलेगा कि आपको सवाल को पढ़ना सीखना होगा, सवाल को पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि सवाल सारी चीजें दे रहे हैं। सवाल कह रहा है कि भैया ए जो है, अब ये जो चिन्ह है ना गणित के, इनको पढ़ना होता है कि 2 आइटा कोई नंबर है, उसका अंडर रूट निकाला गया है, अंडर रूट निकालने के बाद में बराबर आया है क्या, ए। इसका मतलब 2 आइटा का वर्गमूल ए है ना। ये जो गणित के लिखा होता है ना, तो सवाल गणित में लिखता नहीं है। अगर ये 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, अब आप पूछो कि कैसे पता चलेगा कि सवाल में जोड़ना है, हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ना है, तो हमें इसलिए पता चलेगा कि यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 2 और 3 का जोड़ करने पर बराबर में क्या आएगा। तो सवाल को पढ़ना सीखना होगा कि वो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ कि 2 आइटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका वर्गमूल निकाला गया है, तो वो जो बराबर आया है वो ए के बराबर आया है। तो बताओ इनमें से कौन सी बात सच है। ए के मान दिए गए, इसका मतलब ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान कौन सा है, और ये जो है ये ए का मान है। ए कौन है, इसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है, तो अगर हम वर्ग करके देखें तो 2 आइटा आना चाहिए, है ना। अगर 2 आइटा का वर्गमूल ए है, इसका मतलब ए का वर्ग करने पर 2 आइटा आना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन देखें, इस ऑप्शन का वर्ग हम करें तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 से 1 कट गया, 2 आइटा आ गया। हाँ, यही वो नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर 2 आइटा आ रहा है। ठीक है, इसका वर्ग करने पर 2 आइटा आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 आइटा का वर्गमूल निकालना है, बस और कुछ नहीं किया। 2 आइटा का वर्गमूल निकालना है, वो ए का मान है। 2 आइटा का वर्गमूल पूछा गया है ना। अब एक तो ऐसे पूछ लेता कि 2 आइटा का वर्गमूल कितना होगा, तब सीधा सवाल हो जाता। तो बंदे ने घुमा के कह दिया कि 2 आइटा का जो वर्गमूल है उसका नाम ए है, बताओ ए कितना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, इकाई के घनमूल। अब ये इकाई के घनमूल क्या होते हैं। इकाई के घनमूल का मतलब है, अगर इकाई का मतलब होता है एक, यूनिटी मतलब एक, अगर हम एक को लें, ये रहा एक,
एक को ले लिया और एक की पावर 1/3 करें, एक की पावर अगर हम 1/3 करें, एक ले लें और एक का घनमूल निकालें, तो एक के 3 घनमूल आते हैं। एक आता है 1, दूसरा आता है ओमेगा, तीसरा आता है ओमेगा स्क्वायर। 3 घनमूल आते हैं। जैसे वर्गमूल निकालते हो तो 2 आते हैं, वर्गमूल 2 आते हैं, घनमूल 3 आते हैं, और उसके बाद में अगर कोई और पावर निकाले 1/4 निकालेंगे तो 4 मूल आएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने उतने मूल आते जाएंगे। इसलिए कहा कि क्यूब रूट घनमूल 1/3 पावर करने पे जो उत्तर प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, वो कौन कौन से होंगे। तो 3 उत्तर आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे, 3 उत्तर आपको प्राप्त होंगे। तो एक आएगा 1, एक आएगा ओमेगा, एक आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है ओमेगा, क्या है ओमेगा, ये देखो ये रहा, इसे कहते हैं ओमेगा। एक तो एक होता ही है, उसको तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है, एक तो एक है ही। ओमेगा ये होता है -1/2 प्लस आयटा √3/2, ये ओमेगा होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ये आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है। इनका ध्रुवीय रूप होता है e की पावर 2 पाई आयटा/3, e की पावर 4 पाई आयटा/3। ये इनके ध्रुवीय रूप होते हैं। अगर हम इन्हें cos थीटा sin थीटा में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरीके से एक्स वाई के पदों में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये इकाई के घनमूल होते हैं। कैसे निकलते हैं, आओ पहले हम इसे निकालते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, ताकि ये बातें समझ में आए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यूब रूट, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, आपको इससे जरूर एक सवाल जो है ना वो मिलता ही मिलता है। बहुत प्यारा टॉपिक है, और भी चीजों में काफी बार मिलता है। आओ इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लो मुझे इकाई के घनमूल निकालने हैं। पहले तो मुझे ये समझना होगा कि इकाई के घनमूल 3 क्यों आते हैं। जब आप वर्गमूल निकालने जाते हैं, जैसे आपने 1 के वर्गमूल निकाले, तो 1 के 2 वर्गमूल आएंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि आप 1 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, 1 के वर्गमूल 2 आएंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1, यानी वर्गमूल 2 आते हैं। जब आप किसी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, अभी हम लोगों ने निकाला है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने निकाला, तो वर्गमूल निकाला था तो 2 वर्गमूल आए थे। जब वर्गमूल निकाले थे तो 2 आए थे, तो घनमूल 3 आएंगे। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा आते जाएंगे। तो घनमूल निकालेंगे 1 की पावर 1/3, जब आप निकालेंगे तो इसके 3 उत्तर आएंगे। 3, पहला उत्तर आएगा 1, दूसरा उत्तर आएगा ओमेगा, जिसको हम ओमेगा कह रहे हैं क्योंकि काफी बड़ा है, बार बार बोला नहीं जाता, इसलिए छोटा नाम रख लिया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये 3 घनमूल आपको प्राप्त होते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा नहीं कुछ है, ओमेगा एक नंबर है जिसका नाम ओमेगा है। जैसे 3.1415 का नाम पाई है, तो वैसे ही जो संख्या होती है उसका नाम हमने छोटा नाम रख दिया, बोलने में आसानी हो। तो वो जो -1/2 प्लस आयटा √3/2 जो है, उसका नाम है ओमेगा, और उसके स्क्वायर का नाम है ओमेगा स्क्वायर। तो वो उसके छोटे नाम है ताकि बोलने में आसानी हो। तो एक के घनमूल निकालेंगे तो एक के 3 घनमूल आएंगे, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से ये तो रियल है, इसमें कहीं आयटा नहीं है, ये एकदम रियल है ना, प्योर रियल, शुद्ध वास्तविक है, इसमें कोई आयटा वायटा नहीं है। जबकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, इनमें वास्तविक भाग भी है, इनमें काल्पनिक भाग भी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, ये दोनों की दोनों सम्मिश्र संख्याएं हैं, दोनों में वास्तविक भाग भी है, काल्पनिक भाग भी है। और ऊपर वाला प्योरली रियल है, एकदम रियल, कोई आयटा वायटा नहीं है। तो इकाई के जब आप घनमूल निकालते हैं तो एक घनमूल आपका शुद्ध वास्तविक आता है, एक शुद्ध वास्तविक आता है, 2 सम्मिश्र आते हैं। अच्छा कैसे निकलता है, आ जाओ वो निकाल के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ, एक के जो है ना, एक का वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक का घनमूल निकाल के दिखाता हूँ। पहले एक का वर्गमूल, इकाई के वर्गमूल, इकाई के वर्गमूल, एक की पावर 1/2। माना कि इकाई का वर्गमूल निकालेंगे, हमें नहीं पता कि क्या उत्तर आएगा, तो हमने मान लिया कि जो भी उत्तर आएगा वो x होगा। माना जो उत्तर आएगा वो x होगा। इकाई का वर्गमूल निकालेंगे, मान लो, अब आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मान लेते हैं x होगा। मान लिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
2 से 2 पावर कट गई, यहाँ 1 आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, 1 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 इधर आ गया, तो बराबर में क्या बचा, 0। इसके गुणनखंड कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थे, इसके गुणनखंड हो गए एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। दो गुणनखंड आए हैं, दोनों गुणनखंड को अलग अलग जीरो कर दो, एक्स माइनस 1 बराबर 0 और एक्स प्लस 1 बराबर 0। इससे x का मान आया 1, दूसरे वाले से x का मान आया -1, और x कौन था, वर्गमूल, x कौन था, 1 का वर्गमूल, तो 1 के 2 वर्गमूल आए, प्लस का 1 और माइनस का 1, क्योंकि यही तो है ना, हम क्या निकाल रहे थे, 1 के वर्गमूल और क्या कहा था, x, तो x के तो 2 मान आए हैं, प्लस माइनस 1, तो 1 के वर्गमूल होते हैं प्लस का 1 और माइनस का 1, इसलिए जब आप 1 के वर्गमूल निकालते हैं तो 1 के 2 वर्गमूल आते हैं, प्लस का 1 और माइनस का 1। अब इसी चीज को आगे बढ़ा के घनमूल की तरफ चलते हैं कि घनमूल 3 कैसे आते हैं, और यही 3 क्यों आते हैं, यही 3 क्यों आते हैं। तो इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल, इसके भी मूल हमें नहीं पता, मान लो इसके जो भी मूल आए उनका नाम y रख लेते हैं, या z रख लेते हैं, या x रख लेते हैं, जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, दोनों तरफ घन करने पर। दोनों तरफ 3 पावर कर दी, क्यों, ताकि 3 से 3 पावर कट गई, एक को इधर ले जाओ, तो ये y क्यूब -1 आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 3, एक है, एक को 1 की पावर 3 लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तो एक ही होता है, 1 की पावर 3 लिखने पे भी वो एक ही होगा। अब यहां मैं अगर फॉर्मूला एक लगा दूं जो मेरा कहता है कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये सूत्र लगाऊं तो इसके हिसाब से मेरा आ जाएगा a की जगह y, b की जगह 1, y माइनस 1 ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, y माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 कर दूं तो y माइनस 1 बराबर 0 व वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, इन दोनों को मैंने अलग अलग 0 कर दिया। अब इन्हें अगर मैं सॉल्व करूं तो इन्हें सॉल्व करने पर मेरा y का मान आ जाएगा, इससे तो मेरा y का मान आएगा 1, एक उत्तर तो आ गया 1, बाकी 2 उत्तर आपको यहां से निकालने पड़ेंगे श्रीधराचार्य लगाकर, यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाओगे तो y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 गुणा 1, तो y बराबर -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 3 हो गया, माइनस की जगह 8 आ गया बटा 2, ये 2 उत्तर आ गए। इन 2 उत्तर को, एक उत्तर को ओमेगा कहेंगे और एक उत्तर को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, इनमें से एक उत्तर को आप ओमेगा कहिए और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहिए। तो ये हो गया हमारा 3 उत्तर, तो इसके 3 उत्तर आते हैं। जब आप इकाई के घनमूल निकालते हैं
तो ये 3 उत्तर आपको प्राप्त होते हैं। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक हो गया एक हो गया आपका ओमेगा, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ना तो ये आता है, इसका स्क्वायर करने पर ये आता है, इसलिए फिर इसका नया नाम रखने की क्या जरूरत थी भाई, वरना तो एक का नाम अल्फा होता, एक का नाम बीटा होता, तो दो नाम क्यों देंगे? जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो फिर दो अलग अलग नाम रखने की क्या जरूरत है? ये ओमेगा, इसका स्क्वायर जब आप करते हैं तो ये दूसरे वाला आ जाता है, तो जब इसके स्क्वायर से दूसरा आ रहा है तो अगर इसका नाम अल्फा है तो इसका नाम अल्फा स्क्वायर रख दो, बीटा नाम रखने की क्या जरूरत है? बीटा नाम रखने की क्या जरूरत है? क्यों क्यों जबरदस्ती दो नाम खर्च करो जब आपको पता है कि, है ना? समझे? अगर एक नंबर x है और दूसरा नंबर उसका स्क्वायर है तो उसका नाम y क्यों रखें? उसका नाम x स्क्वायर ही रख दे, नाम कम रखने पड़ेंगे, तो ज्यादा नाम रखने में क्या पड़ा है? तो ज्यादा नाम रखेंगे ज्यादा बोझ बढ़ेगा, तो एक चीज दूसरी चीज से बन रही है तो फिर उसी के आधार पर उसका नाम रख दो। अब इसका अगर आप वर्क करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं इसका, तो ये आ जाता है, इसका होल स्क्वायर करने पर ये आता है, तो फिर जब इसका स्क्वायर करने पर ये आता है तो इसका नाम फिर ओमेगा स्क्वायर रख दो, क्योंकि इसका स्क्वायर ही तो है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये इनकी कहानी है इनके नाम के पीछे कि भैया वो और कुछ नहीं, वो उसका स्क्वायर ही है, तो उसका नाम ओमेगा स्क्वायर पड़ गया। अब इन तीनों में ही, है ना, अब इन तीनों में ही एक खास बात ये है कि इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं, इन तीनों उत्तरों को अगर आप जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको, दो इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां मिलेंगे कि इन तीनों का जोड़ 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों उत्तरों को एक बार जोड़ के देखो और सोचो, वो रहे वहां पे, तीनों को जोड़ के देखिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, देखो इन तीनों का जोड़ कितना आता है। लघुत्तम लेके जोड़ोगे तो देखो तीनों का जोड़ कितना आता है, बिल्कुल सही, तीनों का जोड़ आएगा 0। एक कमाल की बात ये है कि इकाई के तीनों घनमूलों का जोड़ 0 होता है, इकाई के तीनों घनमूलों का जोड़ 0 होता है। उसके बाद अगली इंटरेस्टिंग बात, अगर आप तीनों की गुणा कर दें और तीनों की गुणा करके देखें, अगर आप तीनों उत्तरों की गुणा कर दें, पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा, तो तीनों की गुणा देखो, वो तो 1 है, उसकी तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसकी गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा a² - b², a² - b²। यहाँ पे अगर आप गुणा करो तो a² - b² हो जाएगा, देखो, है ना, बीच में प्लस माइनस का ही तो अंतर है, तो a² - b² हो जाएगा। अगर आप इन तीनों की गुणा करते हैं तो पहला तो 1 हो ही गया, दूसरा इन दोनों की गुणा a² - b² से, a कौन है? -1/2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कौन है? आयटा √3/2, a² - b², ये हो गया 1/4, आयटा का स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 3/4, 4/4 यानी 1, यानी इन तीनों की गुणा करने पर ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1। तो ये दो महत्वपूर्ण रिजल्ट, इकाई के घनमूलों का जोड़ 0 होता है और तीनों की गुणा 1 होती है, तीनों का योग 0 होता है और तीनों की गुणा 1 होती है। तो ये हमारे काम के रिजल्ट है। ठीक है, ये कुछ काम की बातें। अब इन काम की बातों में कुछ और काम की बातें जोड़ देते हैं। एक चीज आप देखेंगे कि इन सबका मापांक, इन सबका मापांक 1 है, मापांक चाहे कोई से का भी निकाल लो, मापांक सबका 1 है, मापांक सबका 1 है, एक का मापांक तो 1 होना ही होना है। ओमेगा का मापांक निकाल लो, वो भी 1 है, ओमेगा स्क्वायर का मापांक निकाल लो, वो भी 1 है। तीनों का मापांक 1 है, यानी तीनों ही
जो आपके मूल है, इकाई के जो तीनों घनमूल है, ये तीनों मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है, तीनों ही मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है, बराबर बराबर दूरी पर है, ना कोई कम दूरी पर है ना कोई ज्यादा, क्योंकि मापांक का मतलब दूरी, मापांक का मतलब दूरी। तो अगर हम इन्हें तल पे दिखाएं, सम्मिश्र तल पे इनको चित्र में बनाएं, तो ये तीनों ही मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है। अब इनका दूरी रूप हमें बताता है कि दूरी तो इनकी सबकी एक होगी, ठीक है। कोणांक ये 120 डिग्री के कोण पर है, 2π/3 यानी 120 डिग्री के कोण पे है, और ये 4π/3 यानी 240 पे है। ये 120 पर है, ये 240 पर है, और ये 1 है, 1 है मतलब रियल है, रियल है मतलब रियल लाइन के ऊपर है। तो एक इकाई का एक घनमूल रियल लाइन पे है, एक 120 डिग्री पर है, और एक 240 डिग्री पर है। यानी कार्तीय तल में अगर मैं इन तीनों नंबरों को दिखाऊं, तो ये तीनों नंबर ऐसे दिखाई देंगे, इस तरीके से। एक बिंदु आपको एक दूरी पर यहां मिलेगा, ये 1। ओमेगा आपको मिलेगा इससे 120 डिग्री का कोण बनाते हुए, दूरी उसकी भी एक होगी, इसकी दूरी एक है, उसकी दूरी भी एक होगी। ओमेगा आपको 120 डिग्री पर मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर आपको 120 240 पे मिलेगा। ये होगा, ये तीन उत्तर आपको इस तरीके से प्राप्त होंगे। एक आपको रियल लाइन पे आएगा, एक आपको 120 डिग्री के कोण पर दूरी एक होगी और कोण 120 का होगा। अगला उत्तर जो आपको मिलेगा वो 240 के कोण पर एक दूरी पर मिलेगा। अगर आप इन तीनों को मिला दें तो बनता है समबाहु त्रिभुज। इन तीनों को मिलाने पर समबाहु त्रिभुज बनता है। इकाई के घनमूलों को अगर मिला दिया जाए तो हमें समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। ये थ्योरी का सवाल हो गया कि इकाई के घनमूलों को अगर मिला दिया जाए सम्मिश्र तल पर, इकाई के तीनों घनमूलों को परस्पर मिलाया जाए तो बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा? तो जवाब है समबाहु त्रिभुज बनेगा। और ये तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। तो ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आ जाओ अब इन पे देखते हैं सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के सवाल इनके बारे में पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये लो, हाँ 60 डिग्री होता है, लेकिन वो कोण यहां से नहीं नाप रहे ना आप, ये तो 60 डिग्री है ही। आप फिर मिक्स मत किया करो, चीजों को मिक्स कर देते हो दिक्कत हो जाती है। आप चीजों को मिक्स कर देते हो तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो, है ना। आपका फोकस ना होना बेवकूफी है। ये वाला कोण 60 होता है, ये कोण थोड़ी होता है, ये वाले कोण 60 है, ये कोण 60 है, ये वाले कोण 120 है। इनका क्या लेना देना, इनका क्या लेना देना, ये तो केंद्रक पे है, या अंत केंद्र है या परिकेंद्र है, इस पे बन रहे हैं कोण, तो इन पे तो बनेंगे, है ना। समबाहु त्रिभुज ने ये थोड़ी कहा था कि केंद्रक पे 60 बनना चाहिए, समबाहु त्रिभुज ने कहा था शीर्षों पे 60 बनना चाहिए, तो शीर्षों पे 60 बन रहा है, जाके नाप लो। ये जो भुजाएं इनके कोण है 120 डिग्री पे, इनका क्या लेना देना है, ये तो होंगे ही होंगे। कोण देखो किस कोण की बात हो रही है। समबाहु त्रिभुज ने ये नहीं कहा है कि कहीं भी बना लो 60 ही बनेगा, बाहर बनाओ, छत पे बनाओ, घर पे बनाओ। उसने कहा है कि जो शीर्षों पे कोण बनेंगे वो 60 होंगे। रिपीट, समबाहु त्रिभुज ने जो कहा है वो ये कहा है कि शीर्षों के ऊपर जो कोण बनेंगे वो 60 होंगे। उसने ये नहीं कहा कि कहीं भी दुनिया में बनाओगे 60 ही बनेंगे।
ध्यान से देखो, अच्छे से यूज करो। आपके पास दो नियम है अभी जो हमने बनाए हैं, उन दोनों नियमों के इस्तेमाल से ये सवाल हो जाएगा। एक नियम तो आपका ये था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इसको कैसे काम में ले सकते हो। एक तो ये नियम काम में लेना है, एक ये नियम काम में लेना है, ओमेगा की पावर 3 बराबर 1। बस इन दोनों नियमों से ये सवाल हो जाएगा। अब बात ये है कि नियम तो दो है, लेकिन काम में कैसे लोगे। खेल तो काम में लेने का है, सही से काम में कैसे लोगे इसे, सही से इसको काम में कैसे लोगे। देखो कहां पे तार जुड़ रहे हैं, कहां पे तार जुड़ रहे हैं जहां पर आप इन्हें काम में ले सकते हैं। बोला बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। ध्यान से देखो बन रहे हैं, ध्यान से देखो। ये देखो ये रहा एक है, बोला हाँ है। ये माइनस है, वो तो नहीं चलेगा। फिर है ओमेगा स्क्वायर, बोला ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हम वहां से मान रख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान है बराबर माइनस ओमेगा। इससे ये भी बन सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, तो इसकी जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा ये, और इनका और माइनस ओमेगा आ गया, तो ये माइनस ओमेगा की पावर पूरे की पावर होल 5। अब आगे चलो, आगे फिर आ गया, देखो ये माइनस में है, लेकिन ये दो तो ठीक है ना, प्लस में है, 1 प्लस ओमेगा। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा का मान निकाल लो। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 5, ये आपका बन गया माइनस, ये होगी माइनस की 2 ओमेगा। माइनस 2 की पावर 5 माइनस का 32 हो गया, ओमेगा की पावर 5, ये भी हो गया माइनस का 32, ओमेगा की पावर 10। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 हो जाता है, माइनस का 32 कॉमन निकाल लो, और ओमेगा भी निकल रहा है, वो भी कॉमन निकाल लो। ओमेगा की पावर 5 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 5। ठीक है, अब ओमेगा की पावर 5 को आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 गुणा ओमेगा की पावर 2। 5 पावर को 3 पावर 2 पावर लिख सकते हैं, 3 पावर 2 पावर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो वो हम 1 लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, वो लिख दिया। ये हो गया 32 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 32 ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 का मान 1। तो आंसर आ गया 32। ठीक है, सही है। तो ये दो ही चीजें थी। हाँ कोई बात नहीं, मत लो कॉमन, हो जाएगा। ऐसा नहीं, गणित में देखो ऐसा नहीं होता कि आपने काटा नहीं तो उत्तर नहीं आया, या आपने कॉमन नहीं लिया तो उत्तर नहीं आएगा। वो लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा छोटा हो सकता है, उतना फर्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं उत्तर नहीं आएगा। मतलब मैं यहाँ पे कॉमन ना लेता, यहाँ पे मान रख देता, तो रख दो, यहाँ पे आ जाता उत्तर, यहाँ पे भी आ जाता। ये गणित है, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब इस तरीके से अगर आप सही कर रहे हैं ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सही कर रहे हैं तो एक ही उत्तर आएगा, सही कर रहे हैं तो एक उत्तर आएगा। जब तक आप गलत नहीं करेंगे तब तक दूसरा उत्तर नहीं आएगा। दूसरा उत्तर उसी समय आएगा जब आप गलत करेंगे। जब तक आप सही करते रहेंगे एक ही उत्तर आता रहेगा, चाहे फिर आपका तरीका कोई भी क्यों ना हो।
सही कर रहे हो तो एक ही उत्तर आएगा, दूसरा उत्तर सिर्फ गलत करने पर आएगा। ठीक है ना? चलो बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और कल और करेंगे इसके ऊपर, घनों के ऊपर, घन को समझेंगे क्योंकि इसमें काफी वैरायटी है, घन वाले सवालों में काफी वैरायटी है, तो ये सारी वैरायटी हमें कवर करनी है। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं आप लोगों से।